हरिओम। आज कुछ समय अंतराल के बाद वापस आपके सामने आया हूं। 8.5 साल के लंबे समय में बापूजी को राहत तो एक भी दिलवाई नहीं गई है, अपितु आघात पर आघात दिलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इसलिए जरूरी हो जाता है आश्रम मैनेजमेंट द्वारा पिछले 8.5 सालों में किए गए और नहीं किए गए कामों की जांच पड़ताल की जाए, उनकी प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया जाए। हर बार की तरह इस बार का वीडियो भी आपकी नींद में थोड़ा या शायद ज्यादा खलल डाल सकता है, तो इस चेतावनी के साथ आरंभ करते हैं। और यह आरंभ प्रचंड होना चाहिए, क्योंकि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। आपकी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालने के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 8.5 साल काल रात्रि के समान रहे हैं। अन्याय की वो अंधेरी रात जो और किसी के लिए नहीं बल्कि स्वयं बापूजी के लिए इंदौर में गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई और आज 8 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है। यह रात न केवल काली है बल्कि बुरे बुरे सपनों से भरी हुई है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद ही बापूजी पर बलात्कार का दूसरा झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है। फिर आघात होता है 25 अप्रैल 2018 को, जब सेशंस कोर्ट बापूजी को उम्र कैद की सजा सुनाता है। यह दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। जेल के अंदर सालों से सही उपचार नहीं मिलने के कारण बापूजी को 1 साल के ही अंदर 4 बार जानलेवा स्थिति में जेल से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इस प्रकार 85 वर्ष की उम्र में बापूजी के पिछले 8.5 साल जो जेल में बीते हैं, उनके शारीरिक जीवन के सबसे ज्यादा अंधकारमय, कष्टमय और असहनीय रहे हैं। और ये वह समय है जब बापूजी को उनके शिष्यों के सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, और आज भी है। लेकिन इस दौरान मैनेजमेंट की क्या प्राथमिकताएं रही? वो कौन से तमाम मुद्दे हैं जिन पर मैनेजमेंट बापूजी के करोड़ों साधकों के समय, शक्ति और पैसों का उपयोग करना उचित समझता है? और वो कौन से ऐसे दूसरे विषय एवं घटनाएं हैं जिन पर प्रबंधन चाहता है कि कोई भी साधक उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे, बल्कि जो मैनेजमेंट कहे उसे ही सत्य माने? तो अब इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखते हैं। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने बापूजी को उम्र कैद की सजा सुना दी। तब से लेकर आज तक 3.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आश्रम मैनेजमेंट द्वारा अथवा तो किसी भी वक्ता द्वारा अथवा तो ऋषि प्रसाद या लोक कल्याण सेतु के माध्यम से जनता के सामने ये बात बताई ही नहीं जा रही है कि किस तरह जोधपुर कोर्ट का निर्णय पूर्णतया गलत है। गूगल मीट और यूट्यूब चैनल पर तमाम विषयों पर चर्चा सत्र मैनेजमेंट द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं। चरित्र हनन के दुनिया भर के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस अति महत्वपूर्ण विषय पर एक भी चर्चा सत्र आयोजित ही नहीं किया गया। ऐसा शायद इसलिए नहीं किया गया और संभवतः किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब इस विषय पर चर्चा होगी तो न केवल न्यायाधीश का पक्षपातपूर्ण रवैया लोगों के सामने आ जाएगा, बल्कि बापूजी की ओर से केस को देख रहे लोगों की नीयत और गलतियों के अंबार भी लोगों के सामने आने का डर रहेगा। शायद इसीलिए कोर्ट के गलत निर्णय का विश्लेषण कर उसे सामान्य भाषा में जनता के समक्ष रखना प्रबंधन की प्राथमिकताओं में शामिल ही नहीं है। इस केंद्रीय प्रबंधन ने एवं मुख्य संचालकों ने उस पुलिस अधिकारी की कोई निंदा आलोचना नहीं की जिसने जोधपुर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सोफे पर बैठे हुए बापूजी को सोफे से उठकर जमीन पर बैठने को कहा और अंततः बापूजी को मजबूरन जमीन पर बैठना पड़ा। शायद जो व्यक्ति बापूजी को प्रताड़ित करता है, उनका अपमान करता है, उनको दुख दर्द देता है, उस व्यक्ति की शाब्दिक निंदा या विरोध करना मैनेजमेंट की प्राथमिकताओं में है ही नहीं। शायद मैनेजमेंट की नजरों में ऐसा विरोध उपयुक्त ही नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति तो मैनेजमेंट के बहनोई का दर्जा पा चुके हैं। वह अहमदाबाद पुलिस जिसने बापूजी को अहमदाबाद केस की पुलिस कस्टडी के दौरान
अहमदाबाद शहर में गाड़ी में बैठाकर ऐसे घुमाया जैसे नगर निगम की गाड़ी शहर में घूमती है, उस अहमदाबाद पुलिस के प्रति भी केंद्रीय प्रबंधन द्वारा कोई आक्रोश प्रकट नहीं किया गया। अरे राजनाथ सिंह भी आए दिन 3 किलो 5 किलो कड़ी निंदा कर देते हैं, लेकिन आश्रम मैनेजमेंट के लिए तो लिखित में 100 ग्राम कड़ी निंदा करना भी महंगा हो गया है। पर दूसरी तरफ से देखें तो केंद्रीय प्रबंधन के लिए अहमदाबाद पुलिस की निंदा करने का औचित्य भी क्या था, क्योंकि अहमदाबाद पुलिस ने तो बापूजी को सताया था, मैनेजमेंट को थोड़ी सताया था। आश्रम में समर्पित हर एक भाई और हर एक बहन की प्रतिष्ठा, उनका आत्मसम्मान मेरी नजर में बहुत ऊंचा है, क्योंकि वह बापूजी के आश्रम में दुनिया के तमाम संबंधों और वस्तुओं को छोड़कर आए हैं। इसलिए शिल्पी बहन पर लगे आरोपों को हाईकोर्ट में निस्तेनाबूद करने के लिए कई हफ्तों की कड़ी मेहनत को भी हमने उत्साह के साथ स्वीकार किया। लेकिन यहां सवाल यह है कि जब शिल्पी बहन की मानहानि को रोकने के लिए दिल्ली के ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगा ली जाती है और बेहिसाब पैसा भी खर्च किया जाता है, तब बापूजी की छवि का प्रश्न आने पर उनके यश को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों को रोकने के प्रश्न पर मैनेजमेंट के पैर क्यों कपकपाते हैं? क्यों फिर पैसा बापूजी के मान सम्मान से भी कीमती हो जाता है? जिस किताब में बापूजी को दारू और चाय बेचने वाला बताया गया है, क्यों उसके खिलाफ केंद्रीय प्रबंधन मानहानि का दावा नहीं करता है? क्या कारण है कि बापूजी का यश आश्रम मैनेजमेंट की प्राथमिकताओं में पहले स्थान पर नहीं है? या आश्रम का सेंट्रल मैनेजमेंट बापूजी की बेदाग छवि को आए दिन धूमिल होने से बचाने में स्वयं को असमर्थ मान चुका है? या इन सब से इतर ऐसा तो नहीं है कि आश्रम के सेंट्रल मैनेजमेंट के अनुसार बापूजी का सम्मान बचाने जैसा ही नहीं है? बापूजी जब एम्स में भर्ती हुए थे तो उनका हीमोग्लोबिन 4.8 के क्रिटिकल स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन एम्स ने आगामी 24 घंटे तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एम्स के डॉक्टर तब जाकर जागे थे जब बापूजी का हीमोग्लोबिन और गिरकर 3.7 पर जा पहुंचा था। हार्ट की बीमारी से ग्रसित बापूजी का हीमोग्लोबिन 4.8 पहुंचने पर भी 24 घंटे तक एम्स द्वारा कुछ नहीं करने की घातक लापरवाही पर एम्स से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया और ना ही भविष्य में ऐसी गलतियों को ना दोहराने हेतु कोई शिकायत पत्र नहीं दिया गया। क्या बापूजी के उपचार में हो रही लापरवाहियों का जवाब मांगना और उनमें सुधार करवाना आश्रम मैनेजमेंट की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? क्या उस वज्र वाहन के स्थान पर एम्बुलेंस की सुविधा बापूजी को मुहैया करवाना केंद्रीय प्रबंधन की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? शायद वे भूल गए हैं कि बापूजी को आज भी उचित उपचार की आवश्यकता है, जो मैनेजमेंट के सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आश्रम मैनेजमेंट के सीनियर वकील आर बसंत ने पूरी दुनिया के सामने बापूजी के बारे में यह कह दिया कि उन्होंने बहुत बुरा अपराध किया है, पर उनके प्रति इंसानियत दिखाई जाए। आर बसंत के इस घटिया स्टेटमेंट की आश्रम मैनेजमेंट ने कोई निंदा नहीं की। आर बसंत के झूठे स्टेटमेंट से आश्रम मैनेजमेंट ने डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं किया। ऐसे आर बसंत से आश्रम मैनेजमेंट खफा नहीं था, बल्कि उसकी तारीफों के पुल बापूजी के सामने बांधे गए। आर बसंत की तारीफों के पुल आश्रम मैनेजमेंट ने इसलिए बांधे क्योंकि आर बसंत ने ऐसा स्टेटमेंट करके आश्रम मैनेजमेंट को खुश जो कर दिया था। इसी सोच के साथ आश्रम मैनेजमेंट ने बापूजी के सामने प्रस्ताव रख दिया कि आर बसंत को अन्य केसेस में भी शामिल किया जाए। इस तरह के उदाहरणों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन गेहूं की बोरी में से मुट्ठी भर अनाज देखने से मालूम हो जाता है कि बोरी में गेहूं कैसे हैं। यदि आश्रम के केंद्रीय प्रबंधन की प्राथमिकताओं में बापूजी, उनका यश, स्वास्थ्य और रिहाई सर्वप्रथम स्थान पर होते तो कोर्टों में सुनवाई और उनके निर्णय हंसी का पात्र बनाने वाले और जलील करने वाले तो कतई नहीं होते। बापूजी यदि विषैले सर्प को भी उठाते हैं तो उसे अपना ही बताते हैं, पर यदि वो सर्प बापूजी को डसने की कोशिश करेगा तो क्या हम ये सोच के देखते रहेंगे कि नहीं नहीं, गुरुजी ने उसे अपना बताया है? क्या हमारा स्वयं का कोई विवेक या शिष्य धर्म नहीं है पालने हेतु, या सारे धर्म पालने का जिम्मा गुरुजी के ही हिस्से में है? जागिए, बापूजी को बाहर लाना ही
हम सबकी सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए। एक साथ इस अन्याय से लड़कर इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। अपने आप को बापूजी पर हो रहे इस अन्याय के साथ ही जीने का आदी मत बनाइए, या शायद अभी अन्याय आप लोगों के जीवन में अन्याय जैसा रहा ही नहीं।